हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हम लोग हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने आदिकाल का एक वीडियो देखा हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है, ये पार्ट 2 है। तो हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs की तरफ जो है स्टार्ट किए हैं और इसका पहला एक पार्ट आ चुका है आदिकाल का, ठीक है। तो ये जो है हिंदी साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं और जितने भी सीरीज़ में जितने भी वीडियोस आने वाले हैं सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ से भरे हुए हैं और हर एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हिंदी TGT और PGT के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम पढ़ रहे हैं आदिकाल और ये होने वाला है पार्ट 2, ठीक है। तो देखते हैं पार्ट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हर एक PDF हर एक नोट्स जो है वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं आज का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को जो है कमज़ोर मत आइएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि जो अधिकांश साहित्य इतिहासकार हैं उनके अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार। ऑप्शन है आपके कबीर, सूरदास, सरहपाद या फिर विद्यापति। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को देख करके आपको सही आंसर बताने की कोशिश करनी है। दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सरहपाद, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरहपाद को ही अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना हुआ है और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरहपाद का नाम आपको हमेशा याद रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। अब दोस्तों, बताना है कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किस इतिहासकार ने माना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कवियों को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। कई लोगों ने अपभ्रंश का कवि जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग कवियों को माना है। तो इस तरह से अलग अलग कवि अपने मत के अनुसार अलग अलग कवियों को मान लेते हैं, ठीक है। तो शालिभद्र सूरी किसके अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। ऑप्शन 4 आपके सामने है। अब दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाता है गणपति चंद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, गणपति चंद्रगुप्त ने ही शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिद्धों का प्रथम कवि आपको बताना है। सिद्धों के प्रथम कवि कौन है। सरहपा, कण्हपा, गुंडरीपा या शेरपा। अब दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, हर एक कवि के नाम के जो अंत में पा ये जो लगा हुआ है उसका अर्थ क्या है। आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है या फिर इसके विषय में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो है आदर पूर्वक एक लगाया जाने वाला वाक्य है जो सिद्ध साहित्यकार अपने नाम के अंत में लगाते हैं। सभी सिद्ध साहित्यकार जो है अपने नाम के अंत में पा ये शब्द लगाते हैं, जिसका अर्थ जो होता है पाद ये होता है, ठीक है। और ये एक आदरपूर्वक वाक्य है, आदरपूर्वक शब्द है, तो इसके लिए वो अपने नाम के अंत में पा अक्षर लगाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सरहपा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A, सिद्धों के प्रथम कवि कौन है। दोस्तों, सिद्धों के प्रथम कवि कभी भी पूछा जाएगा, सरहपा का नाम आप लोग को याद रखना है, यही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे ये आपको बताना है। नरोपा, सरहपा, गोरक्षपा, लूहीपा। चलिए जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सरहपा, ठीक है। फिर से सरहपा यहाँ राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B। अब दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि सरहपा जो है प्रथम कवि हैं सिद्धों में,
तो जो प्रथम कवि हैं वही तो सबसे पुराने होंगे, तो क्वेश्चन का तरीका चेंज कर दिया जाता है। क्वेश्चन वही रहता है, बस अलग तरीके से उसको घुमा करके पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सरहपा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सरहपाद। अब देखिए यहाँ सरहपाद लिखा हुआ है, तो सरहपाद और सरहपा एक ही हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है ये आपको बताना है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। चलिए अपना आंसर दीजिए जल्दी से, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पंडित राहुल सांकृत्यायन ने यहाँ पर जो है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना हुआ है। पंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही जो है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल जी ने। अब यहाँ राहुल जी, क्वेश्चन में इसी तरह के शब्दों से खेलते हुए प्रश्न आते हैं दोस्तों। राहुल जी, अब आपको पता होना चाहिए कि राहुल जी किसके नाम को इंगित कर रहा है। तो यहाँ राहुल जी का अर्थ है राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, सरहपा को, या विद्यापति को? तो अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो सरहपा को ही राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा। आगे बढ़ते हैं स्वयंभू, क्वेश्चन नंबर 7, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? अभी मैंने बताया कि अलग अलग रचनाकारों को अलग अलग जो है बात के रचनाकार जो है हिंदी के प्रथम कवि माने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा रामकुमार वर्मा। जी हाँ, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ही स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शाहजहां के प्रवर्तक हैं। शाहजहां के प्रवर्तक कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन है सरहपा, शबरपा, लईपा, या फिर कन्हपा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपको बताना है कि शाहजहां के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सरहपा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, सरहपा ही जो है शाहजहां के प्रवर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ये आपको बताना है। अपभ्रंश को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा हुआ है? पुरानी हिंदी, प्राकृताभास अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश, ठीक है, ये अपभ्रंश होगा, परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पुरानी हिंदी। जी हाँ, डॉक्टर ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से उन्होंने पुकारा है, पुरानी हिंदी कहा है अपभ्रंश को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है? प्राकृताभास हिंदी का आशय क्या है? हिंदी, प्राकृत, पाली, या फिर अपभ्रंश? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपभ्रंश। प्राकृताभास हिंदी का अर्थ जो है अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? जो 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक के जो साहित्य हैं उसको आदिकाल के अंतर्गत रखने वाले कवि, रखने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, ये बंधु होगा, ओके। जो भी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, मतलब टाइपिंग में जो मिस्टेक है उसको आप लोग सुधार लीजिएगा अपने विवेक बुद्धि के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को जो है आदिकाल के अंतर्गत रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? अब आपको बताना है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है सबसे पहले। जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप लोगों ने नाम सुना होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, ठीक है। बहुत सारे जो हैं
कहानियाँ बहुत सारी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा हुआ है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? पुरानी हिंदी का प्रथम कवि। अब पुरानी हिंदी, ठीक है, पुरानी हिंदी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा हुआ है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसको स्वीकार किया है? तो समझिएगा, पुरानी हिंदी मतलब कि अपभ्रंश। तो ऑप्शन है आपके सारा पास स्वयंभू, राजा मुंज या फिर पुष्पदंत। चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए और अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका राजा मुंज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि यानी कि अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है ये आपको बताना है। हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, दत्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू। यहाँ दोस्तों स्वयंभू को ही अपभ्रंश का जो है महाकवि माना जाता है, प्रथम महाकवि माना जाता है। ये क्वेश्चन छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 14, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्वयंभू। अभी हम लोगों ने देखा कि अपभ्रंश का महाकवि, प्रथम महाकवि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्वयंभू की कृति का नाम है, स्वयंभू की कृति का नाम पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा या पौमचरियु। ये भी इंपॉर्टेंट और बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार परीक्षा में ये आते रहते हैं, छोटे बड़े एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पौमचरियु, ठीक है। तो स्वयंभू का कृति जो है वो है पौमचरियु, बहुत ही प्रसिद्ध है और यही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सीता जो है अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? महापुराण, परमात्मा प्रकाश, भविष्यत्तकः या फिर पौमचरियु? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पौमचरियु। जी हाँ दोस्तों, पौमचरियु में ही जो है ये चीज़ लिखा हुआ है कि सीता की अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी जो है जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित काव्य किस ग्रंथ को कहा जाता है? भविष्यत्तकः, योगसार, परमात्मा प्रकाश या फिर पाहुड़ दोहा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भविष्यत्तकः, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। भविष्यत्तकः में जो है भविष्यत्तकः ये जो ग्रंथ है इसी को लौकिक चरित काव्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश का भवभूति, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है। ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कनकामर या फिर धनपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पुष्पदंत। पुष्पदंत को जो है अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है दोस्तों, भवभूति, ठीक है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि पुष्पदंत अपभ्रंश का जो है इसको क्या कहा जाता है? भवभूति कहा जाता है। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो पुष्पदंत की रचना नहीं है महापुराण, जयकुमारचरियु, जसहरचरियु, पौमचरियु। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इसकी जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा पौमचरियु। दोस्तों आपको जो है कमेंट बॉक्स में ये बताना है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी हुआ है कि पौमचरियु ये जो है राइट आंसर है क्योंकि ये पुष्पदंत की रचना नहीं है। तो आपको ये बताना है कि ये रचना किसकी है, ठीक है। पौमचरियु जो है किसकी रचना है? अगर आप लोगों ने पूरा अंत तक ये वीडियो देखा है तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पौमचरियु किसकी रचना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट पहले हम लोगों ने इसका आंसर देखा हुआ है। तो आपको बताना है पौमचरियु किसकी रचना है।
चलिए ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ 20 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन इसमें देखे हम लोगों ने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, तो आगे भी ये सीरीज जारी रहेगी। जो हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, हिंदी साहित्य के टीजीटी पीजीटी हिंदी के, उनके लिए ये सीरीज जारी रहेगी। और आगे और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।